जमाल अब्देल नासिर। في سنة 53 واحد قال هذا الكلام। एक गरीब फैमिली में पैदा होने वाला बच्चा और आगे जाकर इजिप्ट के बादशाह को तख्त से हटाकर खुद इजिप्ट का बादशाह बना और मुस्लिम दुनिया का हीरो भी। लेकिन इस शख्स के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये बात है मई 1948, जब इजराइल अपनी कंट्री का ऐलान कर दिया। जैसे ये हुआ, अरब मुल्कों की फौजों ने 3 साइड से अटैक कर दिया, लेकिन उम्मीद के बरक्स इजराइल ने तबाही मचा दी और इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन की फौजों को हरा दिया। इस जंग को इजराइल ने जंग आज़ादी कहा और अरबों ने इसे जंग तबाही व बर्बादी करार दिया। इस जंग के बाद तकरीबन 7 लाख फलस्तीनियन अरब्स अपने घरों से निकाल दिए गए और दूसरे अरब मुल्कों में रिफ्यूजिस बन के रहने लगे। जो जमीन फलस्तीन के लोगों की थी, उसका बड़ा हिस्सा जॉर्डन के कंट्रोल में चला गया। ज्यादा रिफ्यूजिस वेस्ट बैंक में रहने लगे, जहां वो गुस्से में रहते, बदले के जज्बात से भरे होते। कभी कभी छोटी छोटी ग्रुप्स बनाकर वो उन एरियाज पे छोटी छोटी रेड्स करते जो कभी उनके थे। 1948 की वॉर के बाद अरब्स को सिर्फ मिलिट्री डिफीट नहीं मिली, बल्कि वर्ल्ड ओपिनियन में भी वो हार गए। अरब लीडर्स बार बार इजराइल के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करने से इनकार करते रहे। उनकी मेन सोच ये थी कि ज़ायनिस्ट लोग इजराइल बनाना चाहते हैं और फलस्तीनियन लोग फलस्तीन चाहते हैं, लेकिन दोनों एक ही जगह चाहते हैं। इसका मतलब है दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अगर एक कंट्री बनती है तो दूसरी का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। इस वॉर में एक यंग इजिप्शियन सोल्जर भी था, जमाल अब्देल नासिर। नासिर एक गरीब फैमिली से था। उसका फादर एक सिंपल पोस्टमैन था। जब वो छोटा था, उससे लगता था कि उनके लोग यूरोपियंस के मुकाबले में कमजोर हैं। गुलामी करते देखकर नासिर को बहुत दुख होता था। उस एज में जब नॉर्मल जवान लड़के लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करने में इंटरेस्टेड होते हैं, नासिर अपनी कौम की इज्जत और वकार के लिए उदास रहता था। उस वक्त उसके पास कुछ करने का ज्यादा चांसेस नहीं थे, लेकिन आर्मी स्कूल्स में कुछ पोजीशंस खाली हुई फौज में ऑफिसर्स बनने के लिए। तो नासिर ने इस मौका का पूरा फायदा उठाया। धीरे धीरे वह आर्मी कर्नल तक पहुंच गया। 1948 की हार उसके गम को और गहरा कर दिया। नासिर ने इस डिफीट का जिम्मा अपने मुल्क के बादशाह पर डाला। उसने ऑलमोस्ट 100 ऑफिसर्स को साथ मिलाकर एक साजिश की और बादशाह को हटा दिया। फिर इजिप्ट को एक जमहूरी मुल्क, डेमोक्रेटिक स्टेट बना दिया। ये सब 1952 में हुआ, जब एक समर की सुबह आर्मी ऑफिसर्स ने तेज एक्शन लिया और बिना खून बहाए एक रेवोल्यूशन आ गया। सिर्फ 2 लोग मरे और इस तरह बादशाहत खत्म हो गई। लेकिन बादशाह को हटाना तो आसान काम था, असली मुश्किल काम था ब्रिटेन को इजिप्ट से निकालना। इसके लिए नासिर को अच्छे वेपन्स चाहिए थे। उस वक्त दुनिया में कोल्ड वॉर चल रही थी, तो नासिर किसी भी सुपर पावर से हथियार ले सकता था। पहले उसने अमेरिका से रिक्वेस्ट की, लेकिन अमेरिका ने इनकार कर दिया। उनको नासिर में कोई ऐसी क्वालिटी नहीं लगी जो कम्युनिज्म के खिलाफ उनकी मदद करे, और उन्हें भरोसा भी नहीं था कि नासिर इन वेपन्स का क्या करेगा। फिर नासिर ने सोवियत यूनियन से हथियार मांगे। रशिया ने तो जैसे वेपन्स का पहाड़ इजिप्ट में गिरा दिए। इससे अमेरिका परेशान हो गया। अब उन्होंने नासिर को सीरियस लेना शुरू किया। अमेरिका ने नासिर को ऑफर दी कि वो असवन डैम बनाएंगे, दुनिया का सबसे बड़ा डैम रिवर नाइल पर। इससे एग्रीकल्चर बहुत इम्प्रूव होती, बिजली बनती, इजिप्ट एक इंडस्ट्रियल पावर बन जाता। ये कौमी ख्वाब पूरा होने जा रहा हो। लेकिन जब नासिर ने इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स देखी तो उसमें लिखा था कि अमेरिकन आर्मी इजिप्ट में बेसेस बनाएगी और इजिप्ट के फाइनेंसेस पर अमेरिकन कंट्रोल होगा। नासिर को समझ आ गया कि ये एक नई फॉर्म में नई गुलामी है। नासिर ने ये ऑफर रिजेक्ट कर दी, लेकिन असवन डैम का ड्रीम उसके जहन में था। वो इसे छोड़ना नहीं चाहता था। अब सवाल ये था कि अपनी कंट्री का फायदा बेचे बगैर पैसा कहां से लाए। फिर उसको जवाब मिल गया। स्विस कनाल से हर साल 90 मिलियन डॉलर्स की इनकम होती थी, लेकिन इजिप्ट को सिर्फ 3 मिलियन डॉलर्स मिलते थे। असल में इजिप्ट की तरक्की का पैसा तो स्विस कनाल में छुपा था, जिसका ज्यादा फायदा यूरोप उठा रहा था। 1956 में नासिर ने अचानक स्विस कैनाल पर अपनी फौज भेज दी और कैनाल पर कब्जा कर लिया।
यूरोप में गुस्से की लहर दौड़ गई। ब्रिटिश पॉलिटिशियंस ने नासिर को दूसरा हिटलर कहना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि यह एक पागल आदमी है जो दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। फ्रांसीसी लोगों ने कहा कि इजिप्ट वालों में इतनी एबिलिटी ही नहीं कि वो कैनाल को चलाए और अब तो ग्लोबल ट्रेड भी रुक जाएगी। ब्रिटेन और फ्रांस ने इजराइल को उकसाया कि वो इजिप्ट पर अटैक करे, नासिर को मार दे और स्विस कैनाल को दोबारा ले ले। लेकिन इससे पहले ये प्लान कामयाब होता, अमेरिकन प्रेसिडेंट आइजनहावर को इसका पता चल गया। वो बहुत नाराज हुआ। उसने कहा, क्या यूरोपियंस को समझ नहीं कि कोल्ड वॉर चल रही है? तुम्हारी छोटी सी साजिश से पूरा मिडिल ईस्ट सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस में चला जाएगा। इसलिए आइजनहावर ने ब्रिटेन और फ्रांस को स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया कि कनाल इजिप्ट को वापस करो और घर चले जाओ। अमेरिका उस वक्त इतना पावरफुल हो चुका था कि कोई उसके हुक्म को इग्नोर नहीं कर सकता था। अरब दुनिया ने इसे नासिर की बहुत बड़ी जीत कहा। अगले 11 साल तक नासिर दुनिया भर एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स का हीरो था और इस्लामिक सोशलिज्म का रिप्रेजेंटेटिव था। इस्लामिक सोशलिज्म का मतलब था एक ऐसी सोसाइटी जहां क्लासेस अमीर गरीब का फर्क हो ही ना, अगर हो भी जाए तो वो मार्क्स के थ्योरी के मुताबिक क्लैश करके नहीं बल्कि इस्लामिक वैल्यूज के जरिए कोऑपरेशन से खत्म हो। ये उन मॉडर्न सेकुलर मुस्लिम थिंकर्स का वर्जन था जो इस्लाम और सोशलिज्म को मिला कर समझते थे। नासिर ने आखिर असवन डैम बना लिया और अपनी कौम को इलेक्ट्रिसिटी दे दी। उसने इंडिया का जवाहरलाल नेहरू, इंडोनेशिया का सुकार्नो, श्रीलंका के भंडारनायका और युगोस्लेविया के मार्शल टिटो के साथ मिलकर नॉन अलाइंड मूवमेंट शुरू की, जिसका मकसद था कि दुनिया का छोटे मुल्क दोनों सुपर पावर्स यूएसए और यूएसएसआर से दूर रहे। नासिर के ये काम इतने इम्प्रेसिव थे कि लोग उससे और भी ज्यादा पसंद करने लगे। सिर्फ इजिप्ट में नहीं बल्कि पूरी अरब दुनिया में हर क्लास के लोग उसके फैन हो गए। वह एक जबरदस्त स्पीकर था। जब वो रेडियो पे बोलता, लोग कहते कि ऐसा लगता है जैसे नासिर मेरे रूम में बैठा है, जैसे हर शख्स से डायरेक्ट बात कर रहा हो। ऐसे लगता था कि वो हर आदमी से मशवरा ले रहा है और मसला सिर्फ हुक्मरानों का नहीं, हर आम आदमी का भी है। नासिर की इन सक्सेस स्टोरीज ने उसके दिल में और बड़े ख्वाब डाल दिए, जैसे एक आजाद और पावरफुल अरब वर्ल्ड का ड्रीम, एक ऐसे मुल्क का मालिक बनने का ख्वाब जो सिर्फ इजिप्ट तक महदूद ना हो बल्कि पूरी अरब वर्ल्ड को शामिल करे। ये नासिर का अगला गोल था। उसने पैन अरब का आइडिया अपनाया। सीरिया में भी एक पार्टी थी, अल बाथ पार्टी, जो यही मिशन चाहती थी। तो 1958 में इजिप्ट और सीरिया ने मिलकर यूनाइटेड अरब रिपब्लिक बनाने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ 3 साल बाद सीरिया ने इससे अलग होने का फैसला किया, जो नासिर के लिए बहुत हिम्मत तोड़ने वाला था। इस दौरान इख्वानुल मुस्लिमीन, मुस्लिम ब्रदरहुड भी एक्टिव था। 1952 में जब नासिर ने राजा को हटाया था तो इख्वान ने उसकी मदद की थी, मगर जैसे ही नासिर ने सेकुलर सिस्टम लागू किया, इख्वान उसके खिलाफ हो गए। उन्होंने तो नासिर को कत्ल करने की कोशिश की। नासिर ने जवाब में इख्वान के लीडर को जेल में डाल दिया, जहां उन पर बहुत जुल्म हुआ। इख्वान के फाउंडर हसन अल बन्ना तो पहले ही कत्ल हो चुका था। उसकी जगह अब एक इंटेलिजेंट, इमोशनल और जज्बाती शख्स लीडर बन चुका था, सैयद कुतुब। सैयद कुतुब का सोचना और लिखना उस वक्त बदला जब वो 2 साल के लिए अमेरिका गए एक टीच ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। वहाँ उन्होंने देखा कि मटेरियलिज्म, फ्रीडम विदाउट लिमिट्स और सेक्सुअल ओपनेंस किस लेवल तक पहुँच चुकी है। इवन चर्च प्रोग्राम्स में बॉयज और गर्ल्स मिलकर डांस करते थे। ये सब देखकर उनका दिल घबरा गया। उनको लगा ये सब बेहयाई और फितना है। जब वो वापस आए, उनका अकीदा बन चुका था कि अमेरिका एक शैतानी कुव्वत है जो खत्म होनी चाहिए। उन्होंने आर्टिकल्स लिखने शुरू किए जिसमें कहा कि इस्लाम इज नॉट जस्ट रिलीजन बल्कि क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, हत्ता कि कम्युनिज्म और डेमोक्रेसी से भी बेहतर निज़ाम है। उन्होंने मुस्लिम्स को एक बड़े ग्लोबल उम्मा बनने का पैगाम दिया। जब लोगों ने समझा कि ये तो इजिप्ट की पावर को हाथ में लेने का प्लान है, तो उन्होंने कहा ठीक समझा, यही है। नासिर ने सैयद कुतुब को जेल में डाल दिया।
लेकिन ये फैसला उसके लिए एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई। जेल के दर्द और जुल्म ने सैयद कुतुब को और भी जज्बाती बना दिया, जिसके बाद उन्होंने अपनी फेमस किताब मालिम फ़ियाल तारीख लिखी। इसमें उन्होंने जमालुद्दीन अफगानी के पैन इस्लामिक आइडियाज को एक नए अंदाज में समझाया। उन्होंने इस्लाम के क्लासिक आइडियाज जैसे दारुल इस्लाम, इस्लामिक एरिया और दारुल हर्ब, एनिमी लैंड को मॉडर्न जमाने के हवाले से दोबारा डिफाइन किया। उनकी बात किसी जज्बाती नौजवान को जल्दी इंस्पायर कर सकती थी। सैयद कुतुब कोई ऐसे शख्स नहीं थे जो सिर्फ बोल कर गुजरते, वो लिखने वाले, सोचने वाले और जज्बात से भरे हुए इंसान थे। सैयद कुतुब के लिखने की स्टाइल समझदारी से भरी होती थी। वो हर लफ्ज सोच समझ कर चुनते थे। उनका लिखा हुआ इतना साफ, मुअस्सर और बड़े असर का होता था कि वो हर मुसलमान को जिहाद की दावत देते थे। लेकिन ये जिहाद सिर्फ नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ नहीं थे, बल्कि उन मुसलमानों के खिलाफ भी था जो दुश्मन इस्लाम के हथियार बन चुके थे। सैयद कुतुब की लीडरशिप में इख्वानुल मुस्लिमीन ने मिस्र, सीरिया, इराक, जॉर्डन और लेबनान की हुकूमतों के खिलाफ एक तरह की जंग का आगाज कर दिया। असल में ये जंग उन तमाम लोगों के खिलाफ थी जो मॉडर्न और सेकुलर सोच रखते थे या जो इन हुकूमतों के सपोर्टर थे। मिस्र में उस वक्त कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं था जिसके जरिए इख्वान के बढ़ते हुए असर को समझा जा सके या उसे शामिल किया जा सके। नासिर ने इन असरात से निपटने के लिए पुलिस फोर्स और सीक्रेट एजेंसीज का यूज किया। उसने प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की और साजिशों को सीक्रेट पुलिस के जरिए रोकने की स्ट्रेटजी अपनाई। नासिर के लिए इख्वान और कुतुब सर दर्द इसलिए भी थे क्योंकि उसके सामने और भी बहुत बड़े मसाइल थे। मिसाल के तौर पर शाम, जॉर्डन और इराक के रूलर्स नासिर की पॉपुलैरिटी से जलते थे और उसके खिलाफ छोटी छोटी हरकतें करते रहते थे। सीरिया की बाथ पार्टी के लोग कहते थे कि असली पैन अरब लीडर्स तो हम हैं, नासिर नहीं। मिस्र में कम्युनिस्ट लोग भी मौजूद थे जो उस वक्त रशिया की मदद से काफी पावरफुल थे। फिर कुछ लोग ऐसे भी थे जो पुरानी सोच और बादशाही निजाम के सपोर्टर थे और वो काम रोकने की कोशिश करते थे जिसका क्रेडिट नासिर को मिलता था। 1963 में नासिर ने एक बड़ी गलती की। उसने यमन की जंग में हिस्सा ले लिया। यमन में एक सोशलिस्ट ग्रुप ने ट्राइबल मोनार्की के खिलाफ जंग छेड़ रखी थी। नासिर ने कुछ फौजियां भेजकर उनका सपोर्ट दिया, लेकिन जैसे ही मिस्री फौज वहां पहुंची, सऊदी अरबिया ने मोनार्की सपोर्टर्स को पैसा और हथियार देना शुरू कर दिया। नासिर को महसूस हुआ कि वो एक दलदल में फंस गया है जहां से वो सालों तक निकल नहीं सका। इस दौरान सैयद कुतुब जेल में थे, लेकिन उनकी दावत बंद नहीं हुई। वो जेल में भी अपना पैगाम फैलाते रहे। नासिर हर तरफ से नाकामी महसूस कर रहा था। वो निराश और थका हुआ था। आखिर उसने फैसला किया कि अब कुतुब जैसे छोटी मक्खी को जिंदा रखना मुनासिब नहीं। ऐसे लोग जो सिर्फ ताकत पर भरोसा करते हैं और जिन्हें कानून या इंसाफ रोक नहीं सकता, वो जो करते हैं, नासिर ने भी वही किया। अगस्त 1966 में सैयद कुतुब को फांसी दे दी गई, लेकिन फिर भी उनके आसार और उनका पैगाम इतना ताकतवर था कि उनके चाहने वाले पूरे दुनिया में फैल गए और वो और भी मजबूत बन गए। सैयद कुतुब को शहीद माना गया इस्लाम के मिशन के लिए। सिर्फ 3 माह बाद सीरिया और इजराइल के दरमियान छोटी छोटी क्लैशेस शुरू हो गई, जो अगले 6 महीने में एक बहुत खतरनाक जंग में बदल गई। खून ज्यादा बहा और टेंशन भी बढ़ गई। उस वक्त सीरिया में बाथ पार्टी की हुकूमत थी। ये लोग मॉडर्न और सेकुलर के सपोर्टर थे, लेकिन नासिर के सबसे बड़े सियासी दुश्मन भी माने जाते थे। बाथ पार्टी इजराइल के खिलाफ लड़ रही थी और इस वजह से उनकी पॉपुलैरिटी अरब दुनिया में नासिर से ज्यादा बढ़ रही थी, खासकर उन लोगों में जो फलस्तीन के कैंप्स में रहते थे। उनका रुझान सीरिया की तरफ ज्यादा था। इस तरह जो नासिर कभी अरब दुनिया का हीरो था, वो अब अपने ही लोगों में घिरा हुआ था। उसके वक्त और मॉडर्न सेकुलर लीडर्स ने उसका जवाल छीन लिया था। वो एक खत्म ना होने वाली जंग में फंस गया था जो वो दूसरे अरबों के खिलाफ लड़ रहा था, जिससे उसका मकाम गिरता जा रहा था। नासिर को हालत बदलने के लिए कुछ न कुछ करना था, लेकिन ये काम किसी अरब हुकूमत के खिलाफ नहीं हो सकता था, न किसी ग्रुप या तहरीक के खिलाफ। 1967 के बहार के मौसम में पूरी अरब दुनिया एक नाजुक सूरत हाल का सामना कर रही थी।
मुसलमानों के लिए 20वीं सदी का सबसे बड़ा हादसा होने वाला था। वो थी इजराइल और अरब मुल्कों के दरमियान होने वाली 6 रोज की जंग। मई 1967 में नासिर ने इजराइल के खिलाफ तेजी से बयान देना शुरू किया। उसने रेड सी में इजरायली जहाज़ों का रास्ता बंद कर दिया, जबकि उसकी 70,000 फौज यमन में मसरूफ़ थी। ऐसे में नासिर जंग करने के लायक नहीं था, लेकिन जबान पर तो कोई पाबंदी नहीं होती और कभी कभी सिर्फ तेजी से बयान देना भी काम आ जाता है, लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं होता। जून 1967 में इजराइल ने अचानक इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया पर अटैक कर दिया। इस हमले का पहले कोई बड़ा इशारा नहीं दिया गया। हालांकि महीनों से दोनों तरफ जंग का माहौल बना हुआ था, लेकिन किसी भी अरब मुल्क को नहीं लगता था कि जंग इतनी जल्दी शुरू हो जाएगी। उस वक्त किसी को भी तैयार नहीं किया गया था। इजराइल ने सिर्फ पहले 24 घंटों में इजिप्ट की सारी हवाई फौज तबाह कर दी जो जमीन पर खड़ी थी। अगले 5 दिनों में इजराइल ने वो तमाम इलाके कब्जा कर लिए जो पहले फलस्तीन के लिए रखे गए थे। अब फलस्तीन एक आज़ाद मुल्क नहीं रहा, बल्कि मकबूजा इलाका बन गया। हुकूमत इजराइल की थी, लेकिन ज्यादा लोग फलस्तीन के थे। जब 7 दिन बाद जंग खत्म हुई तो पूरी दुनिया बदल गई। लगता है कि कोई भी जंग इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन 1967 में इजराइल ने अरबों को जो शिकस्त दी वो तारीख की सबसे जबरदस्त हार थी। अरब आपस में बिल्कुल भी एक नहीं थे, बल्कि हर वक्त एक दूसरे के खिलाफ थे। इस जंग ने नासिर का नाम खत्म कर दिया, उसका मकाम गिर गया और 4 साल बाद वो मर गया। अगर नासिर वाकई सब अरब मुल्कों का लीडर होता तो शायद वो इजराइल के साथ अमन की बात कर लेता, लेकिन असल में तो अरब एक जिस्म की तरह थे ही नहीं। नासिर सिर्फ उनमें से एक था जो लीडर बनना चाहता था। उस वक्त अरब दुनिया में बहुत से अलग अलग सोच वाले लोग थे। नासिर उनमें से एक था जो मॉडर्न और सेकुलर सोच रखता था। इजराइल का हमला असल में इस सोच पर हमला था और नासिर की हार असल में उस सोच की हार थी जो अरब दुनिया में फैल रही थी। सेकुलर मॉडर्निज्म और मगरिबी सोच की बुरी तरह से शिकस्त थी। नासिर के जवाल के बाद नासिरिज्म भी खत्म हो गया, मतलब पुरानी सेकुलर मॉडर्न और सोच और इस्लामिक सोशलिज्म दोनों टूट गए। जब ये सोच खत्म हुई तो जो खाली जगह छूटी उसमें कुछ और कभी कभी ज्यादा खतरनाक सोचें भरने को तैयार थे। जंग के बाद बहुत से लोग जो घर से निकलकर भाग चुके थे इजराइल के सरहदों पर जमा हो गए। अब उन्हें उम्मीद नहीं रही कि अरब मुल्क उनकी मदद करेंगे, इसलिए उन लोगों ने खुद कुछ करने का फैसला किया। ये सब लोग अब 1 मिलियन से ज्यादा हो गए थे और असल में ये सब फलस्तीनी थे। उनका दुख, तकलीफ और तारीख सब एक जैसी थी, इसलिए अब वो एक कौम बन चुके थे। अब ये लोग बेघर थे, लेकिन इनमें से कई लोग ऐसी फलस्तीनी रियासत बनाना चाहते थे जिसमें वो अपनी मर्जी से जी सके। इन्हीं में से एक बड़ा ग्रुप आहिस्ता आहिस्ता एक इत्तेहाद की सूरत इख्तियार कर गया जिसे फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहा गया। ये 1964 में बना था, जिसका असल मकसद था अरब मुल्क फलस्तीनी मसले हल करने में मदद करे। लेकिन 6 रोजा जंग के बाद फलस्तीनियन ने इसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। एक पार्ट टाइम इंजीनियर और फुल टाइम इनकलाबी यासिर अराफात इसका लीडर बना। PLO अब एक किस्म की हुकूमत बन गई थी जो इजराइल के खिलाफ लंबी जंग की तैयारी कर रही थी। ये 6 दिन जंग का सबसे पहला बड़ा नतीजा था। नासिर की वफात के बाद जो लीडरशिप का खालीपन पैदा हुआ उसने दूसरी तहरीकों के लिए रास्ता खोल दिया। उनमें से एक थी मिशेल अफलाक की तहरीक जो अरब कौम परस्ती पर मबनी थी। इस पार्टी ने शाम की सोशलिस्ट पार्टी के साथ मिलकर बाट सोशलिस्ट पार्टी बनाई, जिसका नारा था हुकूमत सोशलिज्म के लिए और अवाम अरब कौम के लिए। 6 रोजा जंग की शिकस्त के बाद कई गुस्से वाले और मायूस फौजियों ने बाट पार्टी में शामिल होना शुरू कर दिया, क्योंकि इस पार्टी में पहले नेशनलिज्म और सोशलिज्म का अजीब सा मिलाप था। फौजियों के आने से ये पार्टी और भी लड़ाका बन गई। ये पार्टी पहले आज़ादी, खुलापन और तरक्की पसंद मकासद रखती थी, लेकिन वक्त के साथ ये पार्टी सिर्फ एक कौम परस्ती और एक पार्टी की हुकूमत बन के रह गई। उनके तमाम अच्छे मकासद सिर्फ एक नारा बन गए, हमारी कौम, हमारी सनत। 6 रोजा जंग से पहले ही
ये पार्टी सीरिया में इख्तियार में आ चुकी थी। जंग के बाद इसकी दूसरी शाखा इराक में भी इख्तियार में आई। इराक में ये पार्टी धीरे धीरे एक पुलिस स्टेट बन गई, जिसका लीडर आगे चलकर बना सद्दाम हुसैन।